हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ अनहद फाउंडेशन। हम आए हैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके जो कि आपकी एनडीए की तैयारी में हेल्प करेगा। किस पोर्शन में आप जानते होंगे, दैट इज़ योर केमिस्ट्री पोर्शन। मैं हूं अंजलि पाठक और आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। टॉपिक ये रहेगा आपका एनडीए के सिलेबस का, लेकिन हमें एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड पता होने से पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड है ये आया कहाँ से है। तो अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से देख के आप बता पाएंगे कि आपके पास क्या है कि मैटर होता है और उसको अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो हमारे पास एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स आते हैं। इतना क्लियर। अब बेटा मैटर होता क्या है, आप बोलोगे कि मैम हमें पहले ये बताइए कि मैटर होता क्या है। तो मैटर कोई भी एक सब्सटेंस जो कि जिसका कुछ मास है, जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसकी कुछ वॉल्यूम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोलते हैं। तो मैटर के लिए बच्चे हमारे पास क्या है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। कोई भी ऐसी चीज, मेरे हाथ में ये मार्कर है तो ये मार्कर किसकी एग्जाम्पल हुई, मैटर की एग्जाम्पल हुई। अगर मैं बात करूं हमारे पास ये डस्टर है तो ये डस्टर किसकी एग्जाम्पल हुआ, ये भी मैटर की एग्जाम्पल है। ये बोर्ड है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिनका कुछ मास है, या मैं यूं कहूं कि जिसको मैं अपनी जो हमारी 5 सेंसेस रहती हैं उनमें से किसी भी एक सेंस से जिसको मैं देख सकूं, फील कर सकूं, सुन सकूं, टच कर सकूं, तो वो सारी की सारी आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे, मैटर की एग्जाम्पल आ जाएगी। मैटर क्लियर होगा आपको होपफुली सबको। अब हम बात करते हैं कि मैटर है, ये तो हमें पता चल गया कि ये दोनों एग्जांपल्स मैटर की हैं, बोर्ड हमारे पास मैटर है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैटर बना किससे है, तो मैटर बेटा हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बुक है, आप बुक नोटबुक पे लिख रहे होंगे, वो भी क्या है, मैटर की एग्जाम्पल है। तो आपकी जो नोटबुक है वो किससे मिलके बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है और वो मैटर की एग्जाम्पल है। तो मैटर हमारे पास क्या आ गया बेटा, कुछ वो अंदर से अगर हम उसकी कॉम्पोजिशन को चेक करें तो वो कुछ इस तरह से होगी। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम बोले, तो मेरे पास साइंस की लैंग्वेज में बोले तो मैटर क्या है, आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल रहता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर या स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज नोन एज एटम। और जब मैं दो एटम्स को कंबाइन कर दे रही हूं, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये दो एटम्स को मैंने कंबाइन कर दिया, इन दोनों को इकट्ठे हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल। और ऐसे ही बेटा या तो हमारा मैटर जो है वो एटम से मिलके बना होता है। 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं, एक रहता है हमारा एटम, दूसरा रहेगा मॉलिक्यूल, या फिर आयनिक फॉर्म के अंदर जैसे आपके चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, या तो आपके आयंस की फॉर्म के अंदर जो रहते हैं। ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके किसके रहेंगे, मैटर के रहेंगे। फर्स्ट वन इज योर एटम, सेकेंड इज योर मॉलिक्यूल एंड थर्ड वन इज योर आयंस। अब आयंस तो सबको पता है, आयन क्या है, जब मेरे पास मैं अपनी फ्री स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रही हूं या फिर गेन कर ले रही हूं ताकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले, एक स्टेबल फॉर्म के अंदर पहुंच जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आयन। जैसे हम NaCl की एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोलूं सोडियम की एग्जांपल लेते हैं। अब सोडियम मेरे पास क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 11। अब यहां से देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब यहाँ पे बेटा यहाँ तक तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि आपके पास एक नोबल गैस है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पार्टिकल को या किसी एटम को दे देगा ताकि हमारे पास क्या हो जाएगा वहां पर, तो ये Na पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ये सब हम डिस्कस करेंगे बेटा आपके पास आपके एनडीए के पोर्शन के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एलिमेंट्री। और बेटा जैसे हमने बोला कि हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये 3 आएंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास जो आपके पास प्लाज्मा है वो क्या है,
जैसे आपके पास सनलाइट हो गई और आपके प्लाज्मा टीवीज हो गए, बोस-आइंस्टाइन में आपका सुपर कूल्ड लिक्विड्स आ जाएंगे। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर लेते हैं कि उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज में वो कहाँ वेरी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास सॉलिड्स का जो पार्टिकल अरेंजमेंट है वो किस तरह से होगा। ठीक है, सपोज एक हमने बॉक्स यहाँ पे बना लिया कि हमारे पास ये सॉलिड है और सॉलिड के अंदर जो आपके पार्टिकल्स रहते हैं बच्चे, वो हमेशा क्या रहेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास में। जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, लीस्ट रहेगा। ठीक, अब ये रहा हमारा सॉलिड। अब इसी में अगर हम देखें लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा दूर पे रहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इसमें थोड़ा एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा रहता है। और अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस के केस में क्या है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर में होंगे और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो लिक्विड्स के कंपैरिजन में भी ज्यादा रहेगा। अब इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को, इसकी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो किस तरह वेरी कर रही है। तो अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं दैट इज योर शेप, तो शेप सॉलिड के केस में अब पार्टिकल्स एकदम पास पास में है तो शेप क्या रहेगी उसकी, डेफिनेट रहेगी। जैसे अगर मैं बोर्ड की बात करूं, ये एक सॉलिड है, तो अगर मैं इसको कुछ भी करूं, इसके ऊपर कोई भी प्रेशर एक्सर्ट करूं तो इसके पास जो सॉलिड है उसकी शेप के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। अगर मैं इसको प्रेस भी करती रहूं इसकी सॉलिड की शेप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और इसकी शेप क्या रहेगी, डेफिनेट रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। क्लियर। अब उसके बाद लिक्विड की बात करें, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल स्पेस जो है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे। अब दोनों पार्टिकल्स जो हैं आपके थोड़े दूर दूर में हैं, तो लिक्विड्स के केस में जैसे हम होली के टाइम पे पानी वाले गुब्बारे लेते हैं सब, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर लिक्विड फिल्ड है, अगर हम उसको प्रेस करें तो आपके पास क्या होगा बेटा, वो प्रेस कर पाते हैं, उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक, तो वो क्या आएगी उसकी इंडेफिनिट शेप। या फिर अगर मैं बात करूं कि मैं एक गिलास के अंदर पानी ले रही हूं और मैं एक बॉटल के अंदर पानी ले रही हूं सेम अमाउंट के अंदर, सपोज 500 ml हमने ले लिया, तो गिलास के अंदर जो उसकी शेप होगी वो अलग होगी। लिक्विड क्या करेगा, उस कंटेनर की शेप को अटेन कर लेगा और आपके पास अगर बॉटल में डाल दें, उसको बॉटल में फिल कर दें तो आपके पास वो बॉटल की शेप को अटेन कर लेगा। इसलिए आपके पास जो लिक्विड्स हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वो कंटेनर की शेप को लेते हैं। देन उसके बाद गैसेस की बात करें तो गैसेस के केस में भी यही रहता है सेम। बेटा अगर हम उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करें, जैसे आपके पास बैलून है, बैलून के ऊपर आप प्रेशर एक्सर्ट करो तो वो क्या हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो उसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं रहती। गैसेस के केस में भी आपके पास जो शेप है वो इनडेफिनेट रहेगी। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड के केस में जो उसकी वॉल्यूम है वो भी उतनी की उतनी ही रहेगी, डेफिनेट रहेगी, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता अगर हम उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, सेम रीजन वही रहेगा। लिक्विड्स के केस में अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट रहती है, हमने बोला उसकी शेप चेंज हो रही है, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने 500 ml वाटर लिया है, मैंने एक किसी कंटेनर, एक किसी वेसल के अंदर डाल दिया, एक को बॉटल के अंदर फिल कर दिया, तो 500 का 500 ml ही रहेगा ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी शेप का चेंज आएगा, तो वॉल्यूम आपकी क्या रहेगी, डेफिनेट रहेगी, उतनी की उतनी ही रहेगी। गैसेस के केस में बेटा, गैसेस के केस में वॉल्यूम जो है वो इनडेफिनिट रहती है। क्यों, आपको पता है कि आपके पास जो गैसेस है वो वेपरस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो आपके पास जब आप उसको ओपन करोगे, किसी सील्ड कंटेनर के अंदर आपने डाल रखा है, तो वो गैस क्या करेगी, वहां से वेपराइज हो जाएगी, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं रहती, वो इनडेफिनेट रहती है। उसके बाद अगर बेटा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, यहाँ पे मैंने आपको बताया सॉलिड्स के केस में इंटरमॉलिक्यूलर वर्ड जो है वो क्या बता रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज योर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और इनके बीच में जो फोर्स होगी, इससे नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या आ जाएगा कि कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये बाइंडेड है, वो आपके पास आ जाएगी इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करूं तो सॉलिड्स के केस में आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास में है, जो मैटर के एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है यहाँ पर लीस्ट रहेगी, सबसे कम रहेगी। और लिक्विड्स के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एज कंपेयर टू द सॉलिड्स थोड़ी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या रहेगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहेगी लेकिन लेस रहेगी, किससे, एज कंपेयर टू द गैस। और गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें बच्चे, तो हमारे
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से रिवर्स रहेगा, ऑपोजिट रहेगा। जितना ज्यादा अगर डिस्टेंस नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, क्यों? मॉलिक्यूल पास पास में है। ठीक, तो यहाँ पे क्या रहेगा? सॉलिड्स के केस में मोस्टली जो आपके पास सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगी, इसी वजह से जब हम इसके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई करते हैं तो ये कंप्रेस नहीं होते, जो कि हमारा नेक्स्ट फैक्टर है। तो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी ज्यादा है, इसीलिए इनकी शेप और वॉल्यूम जो है वो क्या रहती है? डेफिनेट रहती है। और यहाँ पे अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें लिक्विड्स के केस में, तो एज कंपेयर टू द सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लिक्विड के केस में वो कम रहेगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर में है। उसके बाद अगर मैं गैसेस की बात करूं बेटा, तो उसमें लीस्ट रहेगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर में है। कोई एक पार्टिकल इधर है तो दूसरा इधर है, तो बहुत डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो लीस्ट रहेगी। अब डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी भी सेम इसी फैक्टर पे डिपेंड करती है। आपके पास मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास में है, मॉलिक्यूल्स पास में है, तो आपके पास जो सॉलिड्स हैं वो डेंसर होंगे, उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द लिक्विड्स एंड एज कंपेयर टू द गैस। तो इसमें भी सेम यही ट्रेंड चलेगा बेटा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का है कि डेंसिटी आपके पास सबसे ज्यादा रहेगी सॉलिड्स में, लिक्विड्स के केस में डेंसिटी उससे कम रहेगी और गैसेस के केस में सबसे कम रहेगी। ये क्वेश्चन आपको एनडीए के एग्जाम में आ सकता है कि डेंसिटी जो है विच इज मोर डेंसर इन केस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपने वहां पे बताना है, अगर आपको सपोज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उसको एक्सप्रेस करना हो तो आपने बताना है वहां पे सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, लिक्विड की उससे कम रहेगी, देन आपके पास गैसेस की जो डेंसिटी है वो सबसे कम रहेगी। तो सॉलिड, देन उसके बाद लिक्विड, सॉरी आपके पास सबसे पहले क्या आएगा? सॉलिड, देन उसके बाद लिक्विड, देन उसके बाद गैस। तो ये रहेगा आपका डेंसिटी का ट्रेंड। देन उसके बाद बेटा अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं, तो कंप्रेसिबिलिटी के केस में भी सेम आपके पास यही ट्रेंड रहेगा। कंप्रेसिबल, अब जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा है। अब कंप्रेस करने से बात करूं बेटा, तो मेरे पास अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस करते जाऊं, प्रेशर एक्सर्ट करूं, कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेस करना। अगर फोर्स ऑफ जो आपके पास प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो और आप उसको कितना प्रेस कर पा रहे हो, वहां पे कितना चेंज लेके आ पा रहे हो। तो सॉलिड्स के केस में उसकी शेप, वॉल्यूम सब कुछ डेफिनेट है और आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे भी तो इसकी शेप के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। जैसे मेरे हाथ में ये डस्टर है, मैं इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करूं कुछ इस तरह से, तो इसकी जो शेप है वो रिटेन रह रही है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ये बता रहा है कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है? लीस्ट रहेगी। उसके बाद अगर लिक्विड्स की बात करूं, तो लिक्विड्स के केस में कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू गैसेस कम रहेगी और एज कंपेयर टू सॉलिड जो है वो ज्यादा रहेगी। अब यहाँ पे वो एग्जांपल आएगा जो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास अगर जैसे होली के टाइम पे हम बैलून्स के अंदर पानी फिल करते हैं, खेलते हैं ना सब होली, तो उसके केस में क्या होता है बेटा, जो बैलून्स के अंदर वाटर आपने फिल कर रखा होता है, आप उसको प्रेस कर पाते हो, उसकी शेप सेम नहीं रहती। तो वही फैक्टर यहाँ पे आ रहा है, वो बता रहा है कि हाँ, अगर आपके पास वाटर है या जो कोई लिक्विड है, आप उसको क्या कर पा रहे हो? कंप्रेस कर पा रहे हो, उसकी शेप चेंज कर पा रहे हो। दैट इज योर कि लिक्विड्स के केस में सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी रहेगी और गैसेस के कंपैरिजन में कम रहेगी। सिमिलरली आपके पास गैसेस के केस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर में हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। उसके बाद लास्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो रहती है बच्चे, वो क्या रहती है? मिनिमम रहेगी सॉलिड्स के केस में। क्यों? काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती क्या है कि पार्टिकल्स कैसे मूव कर पा रहे हैं अपनी पोजीशन के ऊपर। तो जब सॉलिड्स के केस में अगर आप वहां पे उसकी मूवमेंट करवाना भी चाहोगे तो पार्टिकल्स जो हैं आपके मूव नहीं कर पाएंगे, वो अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके केस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो लीस्ट रहेगी। उसके बाद एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड्स के केस में थोड़ी ही ज्यादा रहेगी। क्यों? लिक्विड्स के केस में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, वो एक ये वाला मॉलिक्यूल अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको मूव करवा सकती हूँ। अगर ये चाहे कि मुझे यहाँ जाना है तो ये यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है। तो वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी की जो उसके पार्टिकल्स है वो मूव कर सकते हैं, वो फ्लो कर सकता है। जैसे आपने देखा है पानी क्या बहता जाता है, सॉलिड तो वैसे का वैसा ही रहता है एक जगह के ऊपर,
उसके बाद काइनेटिक एनर्जी अगर हम गैसेस के केस में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी गैसेस की मैक्सिमम रहती है। अब यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का ट्रेंड क्या रहता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के केस में। देन यू विल टेल कि आपके पास क्या है कि सॉलिड्स के केस में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहेगी, इसका रिवर्स हो जाएगा बेटा, डेंसिटी का रिवर्स हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी के केस में, गैसेस में मैक्सिमम, लिक्विड्स में उसमें कम, और आपके पास सॉलिड्स में सबसे कम जो है वो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो ये हमारे 7 फैक्टर्स थे जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपकी जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो कैसे वेरी कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास अब हम ये देखेंगे कि हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर, लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर कैसे मूव कर सकते हैं। हमने बेटा अभी देखा कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। अब हम ये देखेंगे कि अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लो कि मेरे पास क्या है, सॉलिड है और सॉलिड को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो मैं क्या करूंगी, हीट करूंगी, जैसे हम आइस टू वाटर कन्वर्ट करते हैं। और अगर मुझे लिक्विड को फर्दर गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। और इसी अगर गैस को मुझे लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेपर्स को क्या करना पड़ता है, कूल डाउन करना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगी, कूल डाउन करूंगी उसको, तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी अगर लिक्विड को मुझे फिर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगी बेटा, जैसे वाटर है, वाटर को दोबारा मुझे आइस की फॉर्म के अंदर लेके आना है तो मैं उसको फ्रीज करती हूँ, मुझे उसको कूल डाउन करना पड़ेगा। तो वी कैन कन्वर्ट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन उनका पॉसिबल है, लेकिन वहां पे क्या है, कुछ एनर्जी चेंजेस रहेंगे आपके पास, और उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं वो अभी हम देखेंगे। अब बेटा मेरे पास अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना हो, जब सॉलिड मेरा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है सबने। सॉलिड से लिक्विड जब हम कन्वर्ट करते हैं बच्चे तो मेरे पास क्या आता है, मेल्टिंग उसको बोलते हैं। और जब मैं लिक्विड को कन्वर्ट करती हूँ गैस के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या बनेगा, वेपर्स। तो वेपर्स जो है हमारे पास, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, वेपराइजेशन। अब सिमिलरली मेरे पास अगर मुझे गैस को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम डेपोजिशन। वेपर्स जैसे आपने देखा होगा कि जो बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रहती हैं सर्दियों में, जहां पे स्नोफॉल होता है, ठीक है, जहां माइनस में टेम्परेचर रहेगा एब्सोल्यूट 0 के आसपास, तो वहां पे आपके पास क्या रहता है बेटा, डेपोजिशन होती है, खिड़कियों के ऊपर ही बर्फ जम जाती है। जैसे सर्दियों में हमारे एरियाज में क्या रहता है, पानी की बूंदें होती हैं, और जहां पे स्नोफॉल होती है वहां पे बर्फ ही जम गई होती है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वहां पे डिपॉजिट हो जाती हैं। तो वो गैस क्या है, वेपर्स डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, डेपोजिशन। अब इनका इंटर कन्वर्शन भी पॉसिबल है क्योंकि रिवर्सिबल है, हमने अभी देखा। तो मेरे पास जब हमारे पास सॉलिड को अगर मुझे गैस के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट करना होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन आपको पूछा जा सकता है कि हाँ, इफ वी कन्वर्ट डायरेक्टली सॉलिड इनटू गैसेस विदाउट चेंजिंग इट इनटू लिक्विड स्टेट, तो डायरेक्ट जब हमारे पास सॉलिड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और अगर मुझे गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब जैसे हमारे पास हम पानी को उबालते हैं, वाटर बॉईल करने पे हमारे जब हम वाटर बॉईल करते हैं तो मान लो हमने उसको एक लिड के साथ कवर कर दिया। अब वो लिड रखने से क्या होगा, आपने देखा होगा उस जो भी ढक्कन रखोगे जिसके जब आप वाटर को बॉईल कर रहे हो तो उसके ऊपर जो है छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वहां पर अकमुलेट हो जाते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, वाटर वेपर्स जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और अगर मुझे लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग। क्लियर सबको? तो मेरे पास डिफरेंट ये जो स्टेट कन्वर्जन है, मैंने आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस वाली वीडियो में भी बताया था कि जब हमारे पास स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, तो हमारे पास वहां पे क्या था, फिजिकल चेंज। और हमने ये सारे प्रोसेसेस को बच्चे याद रखना है कि
हमारे पास जब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से आपने इस जो आपके पास ये साइकिल दिया गया है इससे आपने याद रखना है कि जो आपके पास जब डिफरेंट स्टेट्स जो कन्वर्जन है वो कैसे हो रहा है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर का। इतना सबको क्लियर हो गया? अब इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि हमारे पास ये तो बात हुई स्टेट्स ऑफ मैटर की, सॉलिड लिक्विड गैसेस को हमने पढ़ लिया, लेकिन सॉलिड्स को हम फर्दर किसके अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो हमारे पास क्या है बेटा, इसमें हम देखेंगे सॉलिड्स हमारे पास मेनली दो तरह के होते हैं, दैट इज वन इज योर अमोर्फस सॉलिड्स। तो अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं बेटा तो सॉलिड्स मेरे पास दो तरह के आएंगे, एक आ जाएगा आपके पास अमोर्फस सॉलिड्स और दूसरे आ जाएंगे आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मैं बात करूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो है आपके पास वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है। मतलब अगर मेरे पास पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है तो वो इस तरह से एक ही सीक्वेंस में बहुत लंबा चलता जाएगा, इसी तरह आपकी अरेंजमेंट रहेगा। जबकि आपके पास पूरे का पूरा अरेंजमेंट ऐसे रहेगा। जबकि अगर मैं बात करूं अमॉर्फस सॉलिड्स की तो अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में बच्चे मेरे पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है। मतलब कुछ पार्टिकल्स अगर इधर हैं तो हो सकता है अगले पार्टिकल्स इधर से आना स्टार्ट हो जाए, इस तरह से कुछ अरेंज रहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में बेटा मेरे पास क्या रहेगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और अमॉर्फस के केस में मेरे पास क्या रहेगा बेटा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। पहले ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड होता था, प्लस टू केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट, उसके अंदर हम ये डिस्कस करते थे। तो अभी के लिए हम एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा अगर मैं क्रिस्टलाइन के केस की बात करूं तो इसका क्या आया आपके पास, एक तो आ गया ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है इनका, दूसरा आपके पास क्या आया कि इनकी शेप जो है अब एक ही सीक्वेंस के अंदर ये अरेंज्ड है, तो इनकी शेप क्या रहेगी बेटा, हमारे पास शेप जो रहेगी वो डेफिनेट रहेगी। तो आपके पास क्रिस्टलाइंस के केस में आपके पास शेप जो है वो क्या रहेगी, डेफिनेट शेप रहेगी। और अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो वो क्या रहेगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स जो है यहाँ पर रहते हैं आपके। क्लियर? अब इसके बाद बेटा अगर इसकी बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की तो शेप जो है वो डेफिनेट नहीं रहती है, इर्रेगुलर शेप रहती है इसके केस के अंदर। तो मेरे पास अमॉर्फस के केस में क्या है बेटा, इर्रेगुलर शेप रहेगी। और उसके बाद अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो इसके केस में उतने ज्यादा शार्प जो है मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहते। क्यों? जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये ग्रेजुअली सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये मोल्टन स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि मेरे पास ग्रेजुअली बिकम सॉफ्ट ओवर हाई टेम्परेचर्स, या लिख सकते हो कि मोल्टन स्टेट के अंदर ये जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अमॉर्फस सॉलिड्स को केस में हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स को, अब ये सॉलिड्स तो है लेकिन ये सॉफ्ट हो जा रहे हैं, मोल्टन स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्स सॉलिड, सुपरकूल्ड लिक्विड्स या फिर स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। स्यूडो का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, तो मतलब ये सॉलिड तो है लेकिन ये लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज भी कुछ कुछ शो करते हैं, इसलिए इनको स्यूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। और अगर मैं क्रिस्टलाइन की बात करूं बेटा तो क्रिस्टलाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स की जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो करते हैं। इतना क्लियर? अब अगर हम इसमें बात करें बेटा मेरे पास जो आपके पास अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने फिजिकल चेंजेस वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए अनहद फाउंडेशन की, वहां पे आपके पास फर्स्ट वीडियो रहेगी, सेकंड वीडियो रहेगी डिटेल सिलेबस के बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट वैल्यूज रहती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, एनाइसोट्रॉपिक।
इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक। और मेरे पास ये जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोट्रॉपिक। इनकी वैल्यूज जो है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो सेम रहती है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर भी। तो मेरे पास बेटा आपको आई होप क्लियर होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स क्या है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल्स क्या होंगे और जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनके एग्जांपल्स क्या होंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल में क्या आएगा, आपके पास NaCl है, डायमंड है, तो ये किसके एग्जांपल आ जाएंगे बेटा, मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और अमॉर्फस सॉलिड्स की मैं बात करूं तो अमॉर्फस सॉलिड्स पे मेरे पास एग्जांपल आता है, जैसे आपके पास आ गया रबर, ग्लास, ये किसके एग्जांपल आ जाएंगे। रबर भी क्या है, स्ट्रेचेबल है। ग्लास जो है वो फ्लो करता है विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखो वो जो बहुत पुराना ग्लास होता है, कोई भी आप मिरर देख लो तो वो क्या है, बहता है। आपको अपना फेस अपर एरिया में बड़ा दिखाई देगा और लोअर में नॉर्मल साइज का। तो वो क्या है, आपका जो अमॉर्फस सॉलिड है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है विद द टाइम, विद द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल आ गए NaCl और आपके पास डायमंड आ गए, और अमॉर्फस में हम ले रहे हैं बेटा रबर और ग्लास एग्जांपल आ गई। रबर को हम मोल्ड कर पा रहे हैं और स्ट्रेचेबल है वो, तो वो अमॉर्फस, वो सॉलिड तो है लेकिन कुछ कुछ लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज भी शो कर रही है। दूसरा आ गया ग्लास का, मैंने आपको बताया। और अगर हम प्लास्टिक की बात करें, जैसे आपके पास आजकल सिलिकॉन ट्रेस चलती हैं। सिलिकॉन जो मटेरियल आपने देखा होगा कुकिंग में यूज करते हैं, बेकिंग के लिए भी यूज हो रहा है। तो वो जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन प्लास्टिक किसकी एग्जांपल है, अमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जांपल है। इसके साथ बेटा मेरे पास कुछ और टाइप्स की रहती हैं सॉलिड्स की। अगर हम साइंसेस के केस में बात करें, एक तो आगे आपके आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स कौन से रहेंगे ये भी आपको बताना चाहिए। जैसे NaCl है, NaCl कैसे बनता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के साथ। तो जब आपके पास दो आयंस कंबाइन होके कोई सॉलिड बना रहे हैं तो उसको हम कौन सा सॉलिड बोल देंगे, आयनिक सॉलिड्स। तो एक आ गया आपके पास आयनिक सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के अलावा आपके पास 3-4 तरह के और सॉलिड्स रहते हैं। एक आ गया आपके आयनिक सॉलिड्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, एक आते हैं आपके मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स कौन से हुए, जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स है। जैसे आपके पास हो गया आयरन, एल्यूमिनियम, तो ये क्या आ जाएंगे आपके पास मेटालिक सॉलिड्स की एग्जांपल आ जाएंगे। मेटालिक सॉलिड्स में एग्जांपल कौन सी है, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ठीक है, अब उसके बाद बेटा आयनिक और मेटालिक के बाद आपके पास आते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। तो कोवेलेंट सॉलिड्स के केस में जहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होगी ये हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपके पास, जहां पे आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, वो सॉलिड्स जो आ जाएंगे आपके पास क्या आएंगे, कोवेलेंट सॉलिड्स। आप मुझे बताइए कौन कौन से होंगे आपके पास कोवेलेंट सॉलिड्स के एग्जांपल्स। तो उसमें क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, कोवेलेंट सॉलिड्स के एग्जांपल्स में आपके पास आएगा एक तो डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन ऑक्साइड। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं आपके पास, बेसिकली जो आपके पास ये आ जाएंगे आपके एग्जांपल। तो हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स कौन से आगे, जहां पे पॉजिटिव कर्नल्स होंगी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। तो मेटालिक सॉलिड्स की एग्जांपल्स हमारे पास आ गई आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ठीक है, इसी तरह बेटा हमारे पास थर्ड जो सॉलिड्स रहते हैं दैट इज योर कोवेलेंट सॉलिड्स। तो कोवेलेंट सॉलिड्स के केस में अगर हम देखें तो कौन से आपके पास एग्जांपल्स रहते हैं। इसके केस में आपके पास कोवेलेंट सॉलिड्स होंगे कौन से, जैसे आयनिक सॉलिड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड बन रहा था, जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपका फॉर्म होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में केमिकल बॉन्डिंग हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, वहां पे हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी मैं बता दूं, कोवेलेंट बॉन्ड जो है बेटा आपका वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो जो जहां जिस सॉलिड के अंदर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, वो सॉलिड क्या आ जाएंगे, कोवेलेंट सॉलिड्स कहलाएंगे। और इसके एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे आपके पास, डायमंड, सिलिकॉन ऑक्साइड, क्वार्ट्ज। तो ये सारे के सारे बेटा किसके एग्जांपल्स आ जाएंगे आपके पास, कोवेलेंट सॉलिड्स के। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो एक और सॉलिड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है बच्चे आपके पास
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या रहेंगे हमारे पास, जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जिन सॉलिड्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, वो किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके पास, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। जैसे आपके पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, आयोडीन है, तो ये किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके पास, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। क्लियर। अब बेटा हमें सॉलिड्स पता चल गए। एक आगे अगर हम रिवाइज करें तो सॉलिड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक आगे आपके पास आयनिक सॉलिड्स, देन उसके बाद मेटालिक सॉलिड्स, थर्ड वन इज योर कोवेलेंट सॉलिड्स एंड फोर्थ वन इज योर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक, अब आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। हमने आज डिफरेंट पहले तो मैटर को पढ़ा। मैटर हमारे पास क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, देन उसके बाद मैटर में दो तरह की क्लासिफिकेशन थी, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज योर केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को आज हमने डिस्कस किया, जिसमें आपकी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आ रही हैं। उसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा, और दो स्टेट्स ऑफ मैटर जो न्यूली इंट्रोड्यूस है आपके पास, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो पढ़ी। प्लाज्मा में आपकी एग्जांपल आ गई जो नियॉन सिंबल्स है, जैसे आपने अपने बेडरूम्स में या आपने शोरूम्स के अंदर देखा होगा, लाइटेड जो नेम्स रहते हैं, नेम प्लेट्स जो लाइटेड रहती हैं, वो नियॉन सिंबल्स होते हैं, और वो किसकी एग्जांपल है बेटा, प्लाज्मा की एग्जांपल है। आपके पास प्लाज्मा टीवी है, सनलाइट हो गई, और आपके पास जो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, वो भी प्लाज्मा की एग्जांपल है। देन उसके बाद बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर आपके पास सुपर कूल्ड लिक्विड्स जो है वो इसकी एग्जांपल आएंगे। अब अगर हमने सॉलिड्स लिक्विड्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया, तो उसमें हमारे पास सॉलिड्स को हमने फर्दर एक्सप्लेन किया, तो हमारे पास अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ये हमने याद रखना है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है, और ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। ये तीन तो आपने याद रखने ही रखने हैं। और उसके बाद अगर अमॉर्फस की बात करूं तो इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा आपके पास, और ये स्यूडो सॉलिड्स या फिर इनको फॉल्स सॉलिड्स, स्यूडो मींस फॉल्स, कि मुझे ऐसे लगता है पर होता नहीं है एक्चुअल में, उस स्यूडो वर्ड का मीनिंग ये है। ठीक है, तो आपके पास सुपर कूल्ड लिक्विड्स, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक भी बोलते हैं। और आइसोट्रॉपिक क्यों, क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी। और उसके बाद आते हैं बेटा मेरे पास ये बाकी के सॉलिड्स। तो इतना हमने इस वीडियो के अंदर बच्चे डिस्कस किया। अभी हम कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं कि मेरे पास पीवाईक्यूज में क्या क्या पूछा गया है। एक तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपके पास जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, उसमें से आप मुझे ये बताइए कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो किसका ज्यादा रहेगा। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि मेरे पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो किसका ज्यादा है, सॉलिड्स का, लिक्विड्स का या फिर गैसेस का। इन तीनों को कंपेयर करके बताइए फटाफट। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, बेटा ये क्वेश्चन आपके पास 2022 के अंदर पूछा गया है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है आपके पास डिफरेंट ऑर्डर्स दे दिए, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का किस ऑर्डर के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या करोगे, वहां पर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे कि सॉलिड्स जो है लीस्ट कंप्रेसिबल है, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड कंप्रेसिबल है, और गैसेस जो है वो मोस्ट कंप्रेसिबल है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे वीडियो में भी हमने पहले डिस्कस किया कि आपके पास डेंसिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या ऑर्डर रहेगा। तो ये क्वेश्चंस आपसे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं कि आप जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो बताइए आपके पास कौन कौन से रहेंगे, और आपके पास उसमें से डेंसिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, कंप्रेसिबिलिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या ऑर्डर रहेगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है बेटा पेपर के अंदर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये पूछा जा सकता है कि आप हमें ये बताइए कि आपके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है वो कौन से सॉलिड्स के केस में होगा। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर किसके केस में होगा, अभी हमने पढ़ा, आप बताइए फटाफट कमेंट करते जाइए कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर किसके केस में होगा। बच्चे आपने अपनी रिवीजन करनी है यहाँ पर। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर की हम बात करें तो वो किसके केस में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में। और इसी तरह अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये पूछा जाए कि एनाइसोट्रॉपिक जो है वो कौन से सॉलिड्स होते हैं, तो सिमिलरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेरे पास एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। और ट्रू सॉलिड्स कौन से होते हैं, तो ट्रू सॉलिड्स अगर पूछा जाए, सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं, आपने ये बताना है कि डायमंड है आपके पास,
और क्वार्ट्ज है, ग्लास है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, रबर है, प्लास्टिक है, कुछ भी ऑप्शन दी जा सकती है, ठीक है। अब उसमें से आपने मुझे ये बताना है कि ट्रू सॉलिड कौन सा होगा। तो उसके केस में बेटा आपने ये देखना है कि आपके पास ट्रू सॉलिड्स की एग्जांपल हमने देखा था कि डायमंड जो है वो मेरे पास किसकी एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वही आपका क्या होता है, ट्रू सॉलिड्स। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है बेटा आपसे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। आपने अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया तो क्वेश्चंस यूं निकलते जाएंगे, आप फटाफट क्विकली उनको सॉल्व करते जाएंगे। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए बेटा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आपके जो बाकी के फ्रेंड्स हैं, जो एनडीए एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी मोटिवेशन मिले, उनको एक अच्छा कंटेंट मिले और हम सब मिलकर जो है वो एनडीए को क्रैक करें। थैंक यू, जय हिंद।